नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। आज सुजानगढ़ में उपचुनाव को लेकर चर्चाएं हर ओर है। हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर एक ही चर्चा है कि उपचुनावों में किस तरह से क्या माहौल रहने वाला है। वहीं कांग्रेस में स्थिति लगभग स्पष्ट है कि प्रत्याशी मनोज मेघवाल रहने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो है दावेदारी करने वालों की लिस्ट है। एक नाम जो भारतीय जनता पार्टी से एक दिखता हुआ चेहरा है और एक नाम जो सुजानगढ़ में काफ़ी चर्चा में है, BL भाटी, जो कि लगातार पिछले 3-4 सालों से सुजानगढ़ की राजनीति में लगातार सक्रिय हैं और आज यह नाम बहुत चर्चा में है, इसलिए बातचीत करना जायज़ हो जाता है और इसीलिए BL भाटी साहब के पास हम पहुंच चुके हैं। वो किन राजनीतिक मुद्दों के साथ, किन उद्देश्यों के साथ, किन मूल्यों के साथ राजनीति में है, वो सभी बातें हम उनसे सवाल करेंगे और एक एक बात का जवाब लेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है BL साहब आपका। मैं सबसे पहले उस पृष्ठभूमि को ही समझना चाहूँगा कि एक संक्षिप्त परिचय जनता को मिल सके कि आप मतलब किस विभाग से थे और किस तरह से राजनीति की तरफ आपका झुकाव हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश जी। और आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे आप जनता से लाइव करने के लिए लाएं, तो इसके लिए भी मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए नागेश जी, मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग में मेरी सेवाएं प्रारंभ की। 1991 में मैंने IIT दिल्ली से MTech पास आउट किया। MTech करने के बाद मेरा सिलेक्शन राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से PWD में AEN के पद पे हो गया। 2018 अक्टूबर तक लगभग 27 साल मैंने राज्य की सेवा करी और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद तक मैं PWD में पहुंचा। राजकीय सेवा में रहते रहते मैंने बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भी हिस्सेदारी निभाई, विशेष रूप से गरीब तबके के लिए, गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने के लिए। जितनी कुरीतियाँ समाज में व्याप्त है, जिनको कानूनन रूप से जो बंद है लेकिन व्यवहारिकता में बहुत समाज में चल रही है और उससे गरीब तबका बड़ा दुखी होता है, आर्थिक रूप से वो परेशान होता है, तो उनको जा के गांव-गांव जा के समझाने में मैं कई वर्षों से, ये 20-25 साल से मैं ये काम कर रहा था। 2018 के जब चुनाव आए तो मेरे मन में ये भाव आया कि इच्छा व्यक्त हुई कि अभी मेरा ये राइट टाइम है। मुझे राजकीय सेवा मैंने कर ली, पेंशन की सर्विस भी मेरी हो गई, तो मुझे अब जन सेवा की तरफ अपने आप को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आदमी का जीवन का समय निश्चित होता है और इसमें जो मनुष्य के मन में आता है वो काम मनुष्य को करना चाहिए। मेरे भी ये मन में आई। मैंने कोई राजनेता से या कोई बड़े लीडर से कोई आशीर्वाद लेके या चर्चा करके ये मेरा निर्णय नहीं लिया। मैंने घर में बैठा, मेरी माँ से आशीर्वाद लिया, मेरे बच्चों से, मेरी पत्नी से मैंने चर्चा करी। मैंने कहा मेरे मन में ऐसा भाव है कि मैं अब ये काम करूं, और जहाँ तक जीवन यापन की बात है परिवार की, तो पेंशन तो मेरे को मिलेगी, निश्चित रूप से घर का काम चल जाएगा। तो जब मुझे घर वालों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसी दिन मैंने सरकारी नौकरी छोड़ के और जनसेवा का मार्ग अपनाया। और क्योंकि सुजानगढ़ जो क्षेत्र है, आपको बताऊं नागेश जी, मैं लाडनू तहसील में मेरा बालसमंद गांव है, जो सुजानगढ़ से लगभग 10-12 किलोमीटर है। लाडनू विधानसभा हमेशा चूरू जिले के साथ जुड़ा हुआ रहा है लोकसभा क्षेत्र में। तो जितना हमारा मार्केटिंग है, जितनी हमारी रिश्तेदारी है, जितना हमारा जो व्यवहार है, जुड़ाव है, वो हमेशा इधर सुजानगढ़ की तरफ ही ज़्यादा रहा। तो जब मैं राजकीय सेवा में रहा तो सुजानगढ़ के लोगों से भी मेरे से संपर्क बहुत अच्छा रहा, और जब यहाँ के लोगों का मैंने प्यार देखा, लोगों का जो अपनत्व देखा, तो मैंने सोचा यहाँ मुझे मेरा राजनीतिक जीवन सुजानगढ़ से शुरू करना चाहिए। और 18 के बाद जैसे ही मैंने सेवानिवृत्ति ली, उसके बाद मैं सुजानगढ़ में मकान लेके निवास करने लग गया और तब से लगातार जनता के बीच में जा रहा हूँ। 18 में मैंने दावेदारी पेश करी। अब संयोगवश हो सकता है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा अनभिज्ञता की वजह से और सरकारी नौकर, सरकारी अधिकारी होने के नाते बारीकियों से अनभिज्ञ था, तो नेचुरली मुझे टिकट मिलने में सफलता नहीं मिली। लेकिन मैंने जगह नहीं छोड़ी, मैं यहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी को मैंने चुना है और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। इस बार अगर अपन देखें तो भारतीय जनता पार्टी से हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत से कार्यकर्ता है जो दावेदारी कर रहे हैं, तो उन दावेदारियों को किस तरह से देख रहे हैं और अपनी जो है वो पकड़ किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए, सुजानगढ़ क्षेत्र 1977 से आरक्षित सीट के रूप में चला आ रहा है। मैंने जब क्षेत्र को पूरे का दौरा किया, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गली में, गरीब बस्तियों में गया हूँ, तो मैंने ये पाया कि यहाँ वास्तव में एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है। निश्चित रूप से यहाँ नेतृत्व हुए हैं, लेकिन एक बार कांग्रेस में, एक बार बीजेपी में, एक बार कांग्रेस में, एक बार बीजेपी में, तो 20-25 साल से, और कांग्रेस का नेतृत्व तो लगभग 77 से एक ही नेता के हाथ में रहा है। तो कांग्रेस में तो नेतृत्व का अभाव रहा, क्योंकि एक नेता ने दूसरे नेता को खड़ा होने ही नहीं दिया। लेकिन बीजेपी में जो आप अभी फरमा रहे हैं दावेदारी, तो मैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इसको बहुत अच्छा मानता हूँ कि प्रजातंत्र में लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए, और इसमें जातिगत लीडरशिप नहीं हो, जो सक्षम नेतृत्व हो अनुसूचित जाति में, उस लीडर को आगे आना चाहिए। अगर दावेदारी ज़्यादा हो रही है तो ये प्रजातंत्र के लिए मैं इसको शुभ संकेत मानता हूँ। आप लगातार यहाँ सुजानगढ़ में, आप क्षेत्र में लगातार एक्टिव हैं, आप जगह जगह सभाएं भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, तो किस तरह का रुझान आपको लोगों को देखने का मिल रहा है? वो किस तरह से आपकी तरफ आपको लग रहा है कि झुकाव है लोगों का? देखिए, लोगों का जहाँ तक प्रश्न है, आम जनता ये चाहती है कि क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिनको विकास के नाम से जोड़ा जा सकता है, जिनको क्षेत्रों का जो वर्तमान में जो दुनिया जिस गति से बढ़ रही है, उस गति से गांव और ढाणी में रहने वाला आदमी भी चाहता है कि मैं उस गति के साथ जुड़ के चलूं। तो जो इंसान, जो नेतृत्व है, क्यों आजकल क्या होता है, हर जो वर्क हो गया, काम हो गया, वो सारा का सारा डिपेंड हो गया राजनीतिक नेतृत्व पे। आजकल ये नहीं है कि आदमी घर बैठा काम कर लेगा, क्यों आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाने का जो माध्यम हो गया, वो लीडरशिप हो गई, राजनीतिक लीडरशिप हो गई। तो राजनीतिक लीडरशिप एक अच्छी हो और आम आदमी की समस्या को उचित प्लेटफॉर्म पे जाके रख सके, उस लीडरशिप को लोग पसंद करने लग गए। आज गांव में अपन जाएंगे, जैसे मैं गांव में गया, अब गांव में लोगों की समस्या को लोग कहते हैं हमारे ये नहीं हुआ, हमारे वो नहीं हुआ, तो उसको ग्रैस्प करने की, उसको स्वीकार करने की, स्वीकारोक्ति करने वाला जो नेतृत्व है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर यह आदमी मेरी बात सुनेगा तो ज़रूर मेरी बात को प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे पहुंचाएगा और मजबूती से पहुंचाएगा, और मजबूत पहुंचाएगा तो नेचुरली उसका समाधान भी होगा। तो वो अब जनता में वो भाव नहीं रहा कि साहब जो है एक को टिकट दे दी, वो जो है उसको सब पीछे लग जाएंगे। अब हर मतदाता ये समझने लगा, हर मतदाता का सोच बनने लगा। पहले तो क्या होता, धनी बन जाते थे कि साहब ये फलाना आदमी इन गांव का धनी है, वोटों का धनी है, ये इसका धनी है। आजकल ऐसा महसूस नहीं हो रहा। जनता, जब आप ग्रास रूट पे, मैं बताऊं आपको, ऐसी जगह ढाणी में गया मैं, चूरू और बीकानेर की बॉर्डर, कातर से आगे एक ढाणी में गया, अभी 3 दिन पहले की बात है। तो लोगों का वहाँ का भी अगर आप आइडिया लोगे, उनसे चर्चा करोगे, तो उनकी भी सोच ही है कि मेरी ढाणी तक कच्चा रास्ता है साहब। आज की तारीख में मैं ध्यान रखता हूँ, गाड़ियाँ फंसी हुई थी ढाणी में, जब लोग जा रहे थे तो मेरी भी गाड़ी भी फंसी, धक्का दे के निकाला। तो बोले साहब अब आज बताइए, मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ दुनिया से, अब हमको कौन कनेक्ट करेगा? तो लोगों का सोच है कि एक अच्छे विकासशील विचारों वाला पढ़ा लिखा इंसान हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करे। और मैं अपने आप को इसी उद्देश्य और इसी अपने मतलब विश्वास के साथ और मेरे विज़न के साथ मैं लोगों के सामने अपने आप को पेश कर रहा हूँ कि विजन क्या है? आप विजन की बात कर रहे हैं सर। मुख्यतः जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र है उसको मैंने 6 भागों में बांटा है। मैंने जो प्लान किया है, आपको मेरा प्लानिंग मैं आज आपके माध्यम से जनता को ही बताना चाहता हूँ। हालांकि ये मेरा सोच ये था कि मुझे मौका देगी जनता तो मैं इस तरीके से काम करूँगा। लेकिन मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, यहाँ देखिए सबसे बड़ा स्टेशन जो है वो सुजानगढ़ है, उसके बाद आपका बड़ा स्टेशन आता है बिदासर, फिर मैं लेता हूँ सालासर, फिर सांडवा, कातर और काणूता। ये 6 ऐसे हैं जिनको हम मार्केटिंग सेंटर के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। उन 6 जगह की जो आवश्यकताएं हैं, जो उस स्टेशन को मार्केटिंग सेंटर बना सके, वो मैंने सारी कलेक्ट करी है। मैं मेरे हिसाब से कलेक्ट करता हूँ, मेरी डायरी में नोट करता रहता हूँ, फिर मैं चिंतन करता रहता हूँ। तो उसमें सारे आ गए, जैसे आपका रोड नेटवर्क आ गया, आपका जो है एजुकेशन आ गया, आपका मेडिकल फैसिलिटी आ गया, लॉ एंड ऑर्डर आ गया, हेल्थ का आ गया, पानी का आ गया, बिजली का आ गया। और ये सारे जो हैं वो उस मार्केटिंग सेंटर में लोगों को मिले। और
लोगों को सुविधा वहीं मिले ताकि उसको आगे नहीं भटकना पड़े। इस सोच से मैं जो है प्लानिंग करके मैंने एक चार्ट बनाया है। तो उसमें चार्ट के अनुसार आपको अगर मैं कहूँ तो जैसे सुजानगढ़ एक क्षेत्र हुआ, मोटा मोटी एक का मैं आपको उदाहरण दे दूँ, या सालासर को ले लें अपन, क्योंकि सालासर भी तीर्थ स्थल है। सुजानगढ़ को अपन लेते हैं तो सुजानगढ़ लगभग 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा रेलवे लाइन के पश्चिम का पार्ट आ जाता है, एक हिस्सा पूर्व का पार्ट आ जाता है, बीच में से लाइन है, और छः जो है फाटक इसमें आती है। तो अभी अब मैं कई वर्षों से मांग भी कर रहे हैं, 2018 तक मैं गवर्नमेंट में रहा तो मैंने एक DPR भी यहाँ की एक ROB की बनवाई थी, लेकिन सरकार चेंज होने से वो DPR मैच्योर नहीं हो सकी। ब्रेक के बाद सवालों का सिलसिला अभी भी जारी है और हम लगातार वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि BL साहब जो हैं, BL भाटी साहब राजनीति में आए हैं और किन उद्देश्यों के साथ आए हैं और क्या उनकी धारणाएं हैं, क्या उनकी जो विजन्स हैं। सर, एक कांग्रेस के द्वारा भी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक ROB और RUB भी सुजानगढ़ के लिए पास किया गया। आप खुद इंजीनियर रहे हैं, आपने खुद PWD डिपार्टमेंट के, आप यूनुस खान साहब के OSD रहे, यानी आप इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं। तो इस घोषणा को, यहाँ उपचुनाव सामने हैं, इस मद्देनज़र किस तरह से आप देखते हैं, क्या कमेंट रहेगा आपका? देखो नागेश जी, सबसे पहले तो बात विकास की अपन कर रहे थे, तो अगर विकास का कोई भी काम सुजानगढ़ क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये मैं कर्म भूमि मेरी बनाने जा रहा हूँ, तो मैं उस विकास कार्य का स्वागत करता हूँ। और राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने मिलके एक ROB की सैंक्शन जारी करी है, जिसमें 65 करोड़ में 20 करोड़ तो भारत सरकार का अंशदान है और 45 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है। तो दोनों सरकारों का योगदान है। तो सरकार का मतलब होता है जनता की सरकार। तो अगर ये सैंक्शन आई है, स्वीकृति जारी करी है, मैंने देखा है स्वीकृति जारी कर दी है, तो सबसे पहले तो मैं दोनों सरकारों को मेरी तरफ से और पूरी जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जनता की बरसों पुरानी मांग जो है पूर्ति करने के लिए सरकार ने, चाहे उपचुनाव के मौके पर भी सोचा हो, लेकिन ये जो निर्णय दिया इसके लिए मैं धन्यवाद मेरी तरफ से देना चाहता हूँ। घोषणा और ये जो है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट इसलिए लग रहा है कि जिस योजना में इसको स्वीकृत किया है वो है SRF, स्टेट रोड फंड। और जो मेरे अभी अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई, तो अधिकारियों का ये कहना है कि साहब 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अभी भी ठेकेदारों के भुगतान के लिए बाकी पड़ी है। तो वो भुगतान नहीं होगा तो ये काम कैसे होगा? तो सरकार पहले तो 1000 करोड़ रुपए ठेकेदारों की उधारी है उसको उतारे, उसके बाद जो SRF के स्वीकृत वर्क हैं ऑलरेडी, वो ठेकेदार तब शुरू करेंगे जब उनके पुराने पैसे मिल जाए, तो पहले वो पूरा करेगा और उसके बाद हमारा तो अब नंबर आएगा। तो ये कब तक पूरा होता है कि नहीं होता है, या चुनावों के बाद सरकार इसको पेंडिंग डाल देगी, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, ये मेरे को एक शंका लग रही है। लेकिन फिर भी चलो, कोई स्वीकृत होती है तो अपन को एक उम्मीद जगी, आस जगी कि सुजानगढ़ की बरसों पुरानी मांग जो है हमारी पूरी होने की ओर अग्रसर हुई है। ये थोड़ा सा मुझे डाउट है पैसे को लेके। एक जैसे समस्याओं के बारे में आपने गौर से देखा होगा, आप सुजानगढ़ में घूमे हैं, तो आपके हिसाब से शहर में या गांव में यहाँ पर क्या ऐसी समस्याएं हैं? यदि नेतृत्व आपको मौका देता है और जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो उन समस्याओं को आप प्राथमिकता से आगे ला करके आप उनके प्रति काम करना चाहेंगे, उनको दूर करना चाहेंगे, किस तरह से आश्वस्त करेंगे? देखिए, समस्याएं गिनाने की जरूरत नहीं, आम आदमी के जीवन से समस्या जुड़ी है। प्राथमिकता में सर ऐसा है कि सुजानगढ़ एक प्याले की तरह बसा हुआ शहर है, और राजस्थान क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका रहा है, तो लगभग सारे सिटी हैं, सारे शहर हैं, वो निचले स्थानों पे बसे हैं, प्याले के रूप में जाएं, क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत होती थी, तो पानी नेचुरली नीची जगह पे होता था। लेकिन अब जैसे जैसे आबादी विकास हो गया, आबादी बढ़ती गई, तो ये जो पहले पानी की आवश्यकता थी वो अब हमारे लिए समस्या हो गई, क्योंकि पानी वहाँ इकट्ठा होने लग गया, लोगों ने घर बसा लिए, पानी ज़मीन में सोखने का साधन सब खत्म हो गए, जो तालाब थे वो सारे के सारे कवर हो गए, तो पानी जाए कहाँ? तो अब सीधा सड़कों पे वो रहता है। तो लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो अपन को उन जनता के लिए उस पानी की निकासी का प्रॉपर साधन करना चाहिए। आज जैसे सीवरेज का यहाँ प्लान है, प्रथम फेज चल रहा है, फिर द्वितीय फेज आएगा। तो मैंने ये बात रखी सीवरेज के जो अधिकारी, उनको मैंने कहा कि यार आप सीवरेज का मत सोचिए,
आप आम आदमी को पानी को लेके, गंदे पानी को और बरसात के पानी को लेके जो समस्या, दोनों को मिक्सअप करिए। जो जब आप एक बार रोड खोदते हो, पाइप डालते हो, तो उसी खुदाई में एक पाइप ऐसा डाल दो जो ड्रेनेज सिस्टम का हो, ताकि जो शोषर में, जो प्याली में पानी इकट्ठा हो रहा है, उस पानी को भी हम शहर से बाहर निकालें। तो खुदाई एक बार होगी, पाइप 2 बार लग जाए, 2 पाइप लग जाएंगे, एक आप सीवरेज का कर दो, एक उसका कर दो। तो उससे क्या होगा कि ड्रेनेज सिस्टम भी हमारा सुधर जाएगा। आज मैंने बरसात के मौसम में मैं घूमा शहर में, गाड़ी लेके गया, सारे लोग घरों में थे। मैंने देखा कि नई आबादी है, जो न्यू कॉलोनी जिसको कहते हैं हम लोग, घंटाघर का एरिया, गांधी चौक, जो हार्ट ऑफ द सुजानगढ़ है, वहाँ 1.5 2 फीट पानी भर जाता है। लोग 2 3 घंटे तक घरों में कैद हो जाते हैं, बाहर निकल नहीं सकते। हॉस्पिटल आप देखिए, हॉस्पिटल कब बना, कोई सेठ जी ने बनाया, आज उसी स्टेज में पड़ा है। डॉक्टर से भी मेरी चर्चा हुई, डॉक्टर्स का भी कहना है कि साहब ठीक है, लोग यहाँ आए, काम करें, लेकिन सुविधा होनी चाहिए। अब आज की तारीख में ट्रॉमा हॉस्पिटल सुजानगढ़ में बहुत आवश्यक है। दोनों तरफ से, चारों तरफ से हाईवे निकल गए, ट्रॉमा की आवश्यकता है, तो ट्रॉमा प्रॉपर जगह बने। एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुजानगढ़ में बनना चाहिए। अभी वही पुराना हॉस्पिटल चल रहा है, उसमें भी बेडेड बढ़ाते जा रहे हैं। सामान आ गया, अभी मुझे बताया डॉक्टर्स ने और कुछ कार्यकर्ताओं ने कि साहब वो वेंटिलेटर्स आ गए, लेकिन वेंटिलेटर रखने के लिए जगह नहीं है, कमरा ही नहीं है जहाँ वेंटिलेटर रखो कहाँ। तो सामान आप मंगा लो, उसकी सुविधा नहीं। तो हमको हॉस्पिटल के बारे में बहुत उचित तरीके से समाधान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बड़ा हॉस्पिटल यहाँ के लिए बने। अच्छा, ऑफिसेज खुल रहे हैं, कुछ ऑफिसेज की और आवश्यकता है। जैसे आपने एडीजे खोल दिया, एडीएम खोल दिया, एडिशनल एसपी खोल दिया, जो जिला लेवल की ओर सुजानगढ़ अग्रसर हो रहा है। निश्चित रूप से सुजला जिला बनना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि सुजानगढ़, आपको ध्यान होगा नागेश जी, इतिहास में आप जाओगे तो सुजानगढ़ आज़ादी से पहले भी इसको जिले का दर्जा था। सुजानगढ़, हाँ, सुजानगढ़ कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत ऐतिहासिक स्थान है, इसको जिले का दर्जा था। आज ये बिछड़ता जा रहा है, और इसमें काफ़ी हद तक मैं राजनीतिक नेतृत्व को जिम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि जब तक राजनीतिक नेतृत्व इस बात को आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक ये कदम आपका आगे चलेगा नहीं। सुजला, अब सुजला का मतलब ये हो गया सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू। अब मैं जसवंतगढ़ के पास का रहने वाला हूँ, तो मैं भी मानता हूँ कि मैं सुजला जिले का हूँ। अब देखिए, तो उस सुजला को वापस खड़ा करने, मैं एक जो इल्ज़ाम, मतलब कहीं जो आपके प्रतिरोधी हैं और हैं विरोधी हैं, ये कहीं कहीं चर्चा में सुनने में आता है कि बीएल साहब जो वो बाहर से हैं, वो यहाँ के लोकल नहीं हैं। तो आपने इस बात को यहाँ से जोड़ दिया, इसीलिए मैं ये सवाल यहाँ पर रखना चाहूँगा, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बाहर और अंदर का सब्जेक्ट नहीं है। क्या होता है कि जन्म तो आदमी का कहीं ना कहीं होता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जो है धानिक्या में जन्मे। अब उनके नाना जी वहाँ सर्विस करते थे, तो नाना जी घर पे ही जन्म लेंगे, वो धानिक्या के थोड़ी थे, ठीक है। अच्छा, मेरा जन्म भी बाल संबंध में हुआ, तो जन्म तो मेरे गांव में ही होगा, कहाँ होगा। लेकिन 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 मैं आज 27-28 साल की नौकरी में, मैं तो जगह जगह रहा राजस्थान में। मैं तो गांव में तो मेरा कोई प्राइमरी एजुकेशन रही होगी, ठीक है। और जैसे ही मैं सेवानिवृत्त हुआ 2018 के बाद में, उसके बाद मैं सुजानगढ़ में निवास कर रहा हूँ। तो अंदर और बाहर का जो सब्जेक्ट बनाते हैं, ये तो कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए लोग और किसी को ऊंचा नीचा करने के लिए करते होंगे। ये छोटी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता साहब। आज मैं कोई मान लो बाल समद का पैदा हो गया, तो मैं अगर मान लो जनता मुझे सुजानगढ़ की मौका देती है और मैं विधायक बनाती है, मेरे को अपना स्वीकार करती है, जनप्रतिनिधि बनाती है, तो मैं बाल समद की बात थोड़ी उठाऊंगा, है? मैं कोई बाल समद का काम थोड़ी करूंगा, मैं उनका काम करूंगा जो मुझे आशीर्वाद देंगे। ये सबसे और ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं। आप बड़े नेताओं में भी देख लो। आपने तो डीडवाना के हरिशंकर जी बावड़ा साहब को जो है रतनगढ़ में लाके आपने मतलब जो है उप मुख्यमंत्री तक बनाया आपने। हमारे जो है डीडवाना में हमारे जो विधायक हैं वो सीकर जिले के आके बने। तो ये कोई इश्यू नहीं होता, ये तो एक लो लेवल की सोच होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता का इतना प्यार मुझे मिल रहा है। आप तो कहते हो बाहर की लोग बात करते हैं, लोग तो ये कहते हैं आप यहाँ रह जाओ। मेरे तो वहाँ विदासर में मेरा मकान उन्होंने कह दिया आप इसमें रहो, मेरा बना हुआ है, वहाँ बंद कर दिया उन्होंने, कहा आप यहीं रुकोगे। मुझे जो है मालकसर में मुझे कह रहे हैं आप यहीं रुको। मैं अभी गया था कातर में, उन्होंने कहा साहब आप तो यहीं ठहरोगे, आप तो हमारे आदमी हो। तो ये इससे मैं ज़्यादा वो सरोकार नहीं करता। बिल्कुल, ये आपने सुजानगढ़ में वैसे मकान भी ले रखा है, आप यहीं से निवास कर रहे हैं, लगातार आप जनता में भी एक्टिव हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मैं भी लगातार न्यूज़ में और मैं देखता रहता हूँ, वॉच करता रहता हूँ। संगठन की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि जो सुजानगढ़ और सुजानगढ़ विधानसभा जो है, उस क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो रीड रहे हैं, या आप जो संगठन को संभाले हुए हैं, संगठन के नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों से आपका किस तरह से क्या आप मिल रहे हैं और किस तरह से संगठन का जो है वो सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए जब नकेश जी, संगठन की जहाँ तक बात है, मैं 2018 के बाद भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ।
1 साल कोरोना में चला गया, काम हो नहीं पाया, तो मोटा मोटी साल सवा साल का मेरा काम हुआ। साल सवा साल का जो काम हुआ, आपने भी देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष का दर्जा दिया है ना, अनुसूचित जाति मोर्चे में। तो ये मेरे साल सवा साल के काम को प्रमाणित करता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूँ। और मुझे प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने, क्योंकि प्रदेश का नेतृत्व जब दिया जाता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व की बिना कंसल्ट के नहीं दिया जाता है। तो इसका मायना ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने, मैं आपके माध्यम से उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भी प्रेषित करूंगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि ये बंदा हमारे प्रदेश स्तर के नेतृत्व को संभालने में सक्षम है। तो पार्टी में जब मेरी इतनी तवज्जो है, पार्टी ने मुझे बहुत स्तर पे दिया, तो छोटी मोटी बात किसी का मनमुटाव व्यक्तिगत हो सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि पार्टी में मेरे प्रति किसी प्रकार का भाव है। ये आपने जैसे बाहरी वाला मुद्दा उठाया, तो ऐसे ही कोई छोटे सोच से कोई आदमी करते होंगे, बाकी मुझे पूरा सम्मान जो पार्टी ने दिया है, आज पहली बार मुझे राजनीतिक नेतृत्व दिया है और वो ही मुझे प्रदेश स्तर का दिया है, तो मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और सारे मेरे उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मेरा मान बढ़ाया और पार्टी में मुझे सम्मान दिलाया। जो प्रदेश नेतृत्व हैं या सीनियर्स लीडर्स हैं, उनसे आपकी बातचीत होती होगी, किस तरह से आपकी जो दावेदारी है उसमें वो उनका किस तरह से उनको उनकी तरफ से आपको हरी झंडी मिली है? कल गुलाब चंद जी कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेता हैं, वो इसी समीक्षा के लिए यहाँ पर आए हुए थे, तो उन सब और प्रदेश जो नेतृत्व हैं सबको किस तरह से आपकी तरफ जो है वो इशारा आपको मिल रहा है? देखिए सर, इशारे की तो प्रदेश नेतृत्व किसी भी कार्यकर्ता को निराश नहीं करता, मेरा ये मानना है। क्योंकि दावेदार होता है वो पार्टी के प्रति वफादार होता है, इसलिए वो दावेदारी कर रहा है। उसको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मेरा मान सम्मान बढ़ाएगी, इसलिए उसने दावेदारी करी है। मैं भी उनमें से एक कैंडिडेट हूँ। प्रदेश नेतृत्व का जहाँ तक मेरे प्रति भाव की बात है, तो मुझे जो सम्मान प्रदेश नेतृत्व ने प्रदेश स्तर का दे रखा है, तो नेचुरली मेरे प्रति सम्मान उनका अच्छा रहेगा, अच्छा भाव रहेगा। और मैं अपने आप को कह दूँ कि साहब मैं तो बहुत बड़ा वो हूँ, वो बात नहीं है। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। पार्टी तो एक माध्यम है, आपको बताऊँ। पार्टियाँ तो, क्योंकि पार्टियाँ देश में प्रजातंत्र में पार्टी सिस्टम हो गया, और पार्टी सिस्टम होने से एक पार्टी के माध्यम से आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप जब तक सरकार में आपकी भागीदारी नहीं होगी तो आप आम कार्यकर्ता को इतनी मजबूती से सपोर्ट नहीं कर पाते हो। तो पार्टी सिस्टम तो हमको लेना पड़ेगा। और लेकिन आपके जो विचार होते हैं, आपकी जो प्लानिंग और सोच होती है, उसके अनुसार आपका काम निश्चित रूप से वो हम लोग करेंगे। और मैं उसी से चल रहा हूँ। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो 1 साल में मुझे पार्टी ने जो मान दिया है, निश्चित रूप से ये मेरे काम को दिया, और पार्टी के बड़े नेताओं ने मेरे काम को पसंद किया, इसलिए तो मुझे दिया है। और अनुसूचित जाति वर्ग से मैं आता हूँ, तो अनुसूचित जाति वर्ग की सबसे बड़ी ये है कि ये समाज हमेशा से नेतृत्व विहीन रहा है। और उच्च पार्टी के जो नेतृत्व हैं वो भी चाहते हैं कि इन वर्गों से कुछ पढ़े लिखे अच्छे लोग आए, ताकि इन वर्गों के लोगों को समझा सके, इन वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। इसलिए पार्टी नेतृत्व हमेशा अच्छे लोगों का संरक्षण करती है, उनको प्रोत्साहन करती है, उनको आगे बढ़ाने का मौका देती है। अब अनुसूचित जाति वर्ग की आपने बात की, तो एक कई जो बात एक सामने आती है कहीं कहीं से कि अनुसूचित जाति में बहुत सारे वर्ग हैं, तो यहाँ जो है वो मेघवाल को ही टिकट क्यों दिया जाए, हमको बाकियों को भी चांस मिले, इस तरह का किसी भी बात यहाँ सामने आई है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखो ये अच्छी बात है कि हालांकि जाति भेद नहीं होना चाहिए, और मैं जाति भेद के बिल्कुल खिलाफ हूँ, है ना। क्योंकि ये आरक्षित सीट है, इसलिए मैं दावेदारी कर रहा हूँ। अनुसूचित जाति में जो शेड्यूल कास्ट की सूची बनी हुई है, उसमें संविधान सम्मत 59 उसमें जातियों की सूची है। हर वर्ग को नेतृत्व मिलना चाहिए, इसकी मैं मजबूती से पैरवी करता हूँ। कोई मेघवाल, कोई खटीक, कोई रेगर और उसका कोई भाव नहीं है, मेरे मन में तो भाव है नहीं। योग्यतम कैंडिडेट को देखे इन वर्गों से, और हर वर्ग को नेतृत्व देना चाहिए, ये मेरी है। जहाँ तक यहाँ की बात है, यहाँ क्या होता है कि आप देखिए कि अनुसूचित जाति के यहाँ लगभग 70,000 वोट हैं। 2,70,000 वोटों में से 70,000 वोट अनुसूचित जाति के हैं, और बाकी जातियों के अलग अलग वोट हैं। तो मेजोरिटी में एससी के वोट हैं। अब 70,000 में से 50,000 वोट तो एक मेघवाल जाति के यहाँ आ जाते हैं। तो हर पार्टी अपना समीकरण देखती है
कि यार 50,000 वोट ऐसा नहीं हो कि कहीं जातिगत वेव चल जाए और 50,000 के 50,000 अलग चले गए तो एक पार्टी को नुकसान होता है। इसलिए पार्टी सोचती है कि जिस जाति का बहुतायत में वोट बैंक हो उस पार्टी के आदमी को आगे लाया जाए। ये हमेशा हर पार्टी की रहती है, क्योंकि हर पार्टी जीतना चाहती है, ये एक सोच है। इसलिए मेरा ये भाव नहीं है कि किस जाति को मिले किस जाति को नहीं मिले, ये पार्टी अपने समीकरणों में देखती है। मैं चाहता अभी कुछ दिनों पहले आपने राम मंदिर के लिए भी 2.5 लाख रुपए का चंदा दिया है, तो वो किस तरह से क्या कहेंगे? अब राम मंदिर का तो देखिए सर क्या है कि पूरे देश में अभियान चल रहा है। मेरा ये मानना है कि जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है, हिंदू धर्म वैसे तो कोई ऐसा कोई स्थापित धर्म या किसी ने इसको पैदा किया हो ऐसा हमको प्रमाण नहीं लगता। जैसे मान लो मुस्लिम धर्म का कहते हैं कि साहब मुस्लिम धर्म को इन्होंने प्रतिस्थापित किया, बौद्ध धर्म को इन्होंने किया, ईसाई को इन्होंने किया, जैन को इन्होंने किया, ऐसा हिंदू धर्म को इसने स्थापित किया ऐसा भाव कहीं नहीं नजर आ। लेकिन ये एक सनातन धर्म की व्यवस्था है, इस देश में चली आ रही है। धर्म कोई ऐसा कोई संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। धर्म का मतलब होता है कि आप जीवन में जो चीज़ धारण करते हो वो धर्म होती है। आप कुछ भी धारण, मानव की सेवा, वो धर्म है। अब भारत के अंदर हिंदू धर्म की जो है बहुतायत में यहाँ पे लोग रहते हैं और उनका भी मन में भाव आता है कि हर जगह हर धर्म का अपना एक तीर्थ स्थल है जिसको वो एक सर्वोच्च स्थल मानते हैं। तो भारत में भी हिंदू धर्म का जब स्थान माना गया है तो यहाँ भी एक सर्वोच्च स्थान, ऐसा तीर्थ स्थल होना चाहिए। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है देश के जितने जो समझदार लोग हैं, चाहे सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है और ये चाहती है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान माना गया है। तो भगवान राम हिंदू धर्म के इष्ट देवता है, पूजनीय है, तो उनका जन्म स्थल जहाँ है ये मान के चलें कि एक स्थली हिंदू धर्म की देश में बने। तो अयोध्या को चुना और वर्षों से लड़ रहे हैं। आप देखिए कि कब बाबरी मस्जिद से झगड़ा कब चालू हुआ और लोगों में यही थी राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा, ये लोगों में एक पॉलिटिकल एजेंडा टाइप बना दिया। अब अगर वो समय आया है तो एक हर नागरिक भारत में रहने वाले की ये ड्यूटी बनती है, उसका एक कर्तव्य बनता है कि देश में ऐसे धार्मिक स्थल को विकसित करने में अपना सहयोग देना चाहिए। और मैं भी क्योंकि भारत का नागरिक हूँ तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जब देश में इतना बड़ा स्मारक बन रहा है भगवान राम के नाम से तो मैं पीछे नहीं रहूं। तो मेरी जितना श्रद्धा हुई, मेरी घर पे बात करी, मैंने बात करी, मेरी जितना मेरी गुंजाइश थी मैंने मेरा सहयोग देने की कोशिश करी और मेरे मित्रों से भी मैंने सहयोग दिलाने की कोशिश करी। आप PWD डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग के आप OSD रहे हैं, बहुत सारे पदों पर आप रहे हैं। तो एक पढ़ा लिखा, एक सचिवालय तक पहुँच रखने वाला व्यक्ति, आपका अंतिम कमेंट इसी हिसाब से लेना चाहूँगा, व्यक्ति यदि राजनीति में आता है और किसी जगह का नेतृत्व करता है तो उसमें क्या खासियत उसमें देखने को मिलेगी और जनता को क्यों ऐसे एक, मैं भी यही कहूँगा कि जनता को आज एक ऐसे पढ़े लिखे और समझदार और जिसकी पहुँच हो, जो समझदार हो, जो जानता हो, शासन और प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी और राजनीति सभी में पारंगत हो, एक ऐसा नेता लोगों के लिए आए। और आपका क्या कमेंट रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से मेरे अनुभव का और मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है अब तक का, उसका फ़ायदा उस क्षेत्र की जनता को अवश्य मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि मैं गवर्नमेंट में भी एक स्टेट लेवल तक काम कर चुका, तो मुझे ये भी पता है कि अमुक समस्या का समाधान अमुक मार्ग से होगा और अमुक स्थान पे जाने से होगा। आज मान लो क्या होता है कि जब नॉलेज आदमी को नहीं होता या नेता को नॉलेज नहीं होता तो वो पूछता है कि मैं कौन से रास्ते से कहाँ जाऊँ, तो आधा समय तो उसको पूछने में लग जाएगा, एक बात। दूसरा, उसको ये लग जाएगा कि यार मुझे तो पता नहीं ये कैसे होगा, तो वो उस समस्या को यहीं पानी में डुबो देगा, यहीं छोड़ देगा, आगे जाएगा ही नहीं। जब नॉलेज होता है, जैसे आपको ज्ञान है कि मैं मेरी बात को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा सकता हूं, आपको माध्यम पता है, तो जब आपको माध्यम पता है तो आपको रास्ता भी पता है, आप वहाँ पहुँच सकते हो। तो अगर हमारी समस्या उचित प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से उसका समाधान होता है। हमको उस इंसान को आगे बढ़ाना चाहिए जो इसके महत्व को समझता हो। अगर जो महत्व नहीं समझता, सिर्फ नेता बनने के लिए कोई राजनीति में आता है, मैं साहब MLA साहब हो गया, मैं MP हो गया साहब, मेरी जयकारे करो, मुझे माला पहनाओ और मुझे सम्मान दो, उससे जनता को कोई भला होने वाला नहीं। हो सकता उस व्यक्ति विशेष को बहुत भला हो जाए, वो अपना अचीवमेंट कर ले, अपना अहंकार पैदा कर ले, अपना मान घमंड पैदा कर ले, अपना नाम ऊंचा कर ले, इसलिए नेतृत्व नहीं करना चाहिए। आज मान लो मैं सर्विस भी कर रहा था, मैं तो 10 साल की नौकरी छोड़ के आया हूँ साहब,
मेरी 10 साल की सेवा थी, मेरे तो बच्चे पालता, आराम से मेरा घर परिवार और 2-4-10 लोगों का भला करता। लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे क्षेत्र बदल के और जो मेरा काम करने का ढंग है, जो तरीका है, जो लोगों के बीच में जाने का तरीका है, वो तरीका ऐसा है तो मुझे वहाँ जनता के बीच में जाना चाहिए, और मैं इस सोच से आया हूँ। निश्चित रूप से जनता को फ़ायदा होगा। सुजानगढ़ की जनता तो मैंने कर्मभूमि बना ही लिया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं यहाँ का नेतृत्व करूँगा और जनता को मैं डिफरेंस बताऊँगा कि मतलब जो है एक राजनीतिक नेतृत्व, आप पढ़े लिखे समझदार आदमी को आगे बढ़ाते हो, जो आपको किस दिशा में ले जाता है, और एक आप मान लो गलती करते हो तो उससे निश्चित रूप से यहाँ फ़ायदा कम होता है, ये मेरा मानना है। इसलिए अच्छे नेतृत्व को जनता को आगे बढ़ाना ही चाहिए, उसको सहयोग करना ही चाहिए। ये धीरे धीरे जनता में भाव पैदा हो रहा है, और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल जनता पूरी जागृत होगी, ठीक है ना, और अच्छे लोगों को मौका मिलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। भारत जागृत हो रहा है, भारत बढ़ रहा है, भारत सशक्त हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, ये मेरा सोच है, और निश्चित रूप से देश में परिवर्तन आएगा। और जो ये जो दिखावे के लिए जो नेता बनने का प्रचार करते हैं, जो सिर्फ इसलिए आते हैं कि रिजर्व सीट है इसलिए कोई भी बन सकता है, चाहे उसमें सक्षमता हो कि नहीं हो, इस सोच से जनता उसको नकारेगी, ये मेरा मानना है। ये थे इंजीनियर BL भाटी साहब, जो कि यहाँ सुजानगढ़ से भारतीय जनता पार्टी से मजबूत दावेदारी जिनकी मानी जा रही है, और लगातार सक्रिय हैं और लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं। उनसे हमने खास बातचीत की और उनके सोच, उनके उद्देश्यों को हमने समझने की कोशिश की। बाकी नेतृत्व का काम है, भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देती है और कौन किसे जिताती है, वो जनता का काम है। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी शंभुदयाल सोनी के साथ आप सभी का धन्यवाद।